देखिए इस मॉडल पेपर में वो प्रश्न है स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान के जो प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया और आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर समझाने वाला हूं। ठीक है, इस पेपर को समझकर आप स्टूडेंट 70 में 70 नंबर बड़े आसानी से ला सकते हो। ठीक है, देखिए 70 में 70 नंबर लाना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर से पहले इस तरीके के जो मॉडल पेपर हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर ली तो ये समझ लीजिए स्टूडेंट कि आप 70 में 70 नंबर पूरा करके आओगे एग्जाम में। फिर भले ही आपका बोर्ड एग्जाम में 67 नंबर आए या 68 नंबर आए या 69 नंबर आए, ठीक है, लेकिन आप पूरा पेपर करके आओगे बोर्ड एग्जाम में, इस बात की गारंटी है हितेश भैया की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे बिल्कुल भी आप लोगों की। हाँ देखिए, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आएगा आपको यहाँ पर अनुक्रमांक डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका अनुक्रमांक यानी जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो नेम है वो डाल देना है। इतनी चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर का पूछा जाता है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है पेपर को करने के लिए। ठीक है, जिसमें 15 मिनट केवल आप लोगों को पेपर को अच्छे से पढ़ना है कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्वयं से पढ़ सकते हो। जबकि मैं बता देता हूं आपको कि खंड आ जो होता है इसमें OMR सीट में करने के लिए क्या पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसा कि देख सकते हो कि खंड आ में एक अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जिनको OMR पर आप लोगों को नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से इस तरीके से गोला करना होता है। ठीक है, और बाकी जो खंड बा आता है उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मानचित्र आता है सामाजिक विज्ञान में जिसमें 2 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न होता है 9A और दूसरा प्रश्न होता है 9B। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपको इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न संख्या नंबर 1 यानी खंड आ की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहला यहाँ पर जो आपका प्रश्न होता है या फिर कह सकते हो जब से पहले क्या पूछा जाता है तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं जो होता है आप लोगों का खंड आ में। खंड आ में सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, तो सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। एक क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर गा। ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, यानी फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा थी 1848 ईस्वी में हुई थी। ये वेरी कह सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गैरीबॉल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मैजनी। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था आप लोगों का मैजनी, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से राइट कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में एकदम हिट करेंगे आपके पेपर में। सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले तैयार करके जाने हैं और आपको 95+4 करके आना है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखो कि फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। कृषक वर्ग की, कुलीन वर्ग की, मध्यम वर्ग की कि मजदूर वर्ग की, बताइए। 4 में से कोई एक सही ऑप्शन है। तो फ्रांस की क्रांति में जो मुख्य भूमिका थी वो मध्यम वर्ग की थी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल सही लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस किस वर्ष में आए थे। 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 1915 में, यानी कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में। इसको बिल्कुल आप लोग सही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए विश्व व्यापार संगठन जो था इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी।
बताइए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप लगा लीजिए 2025 के लिए इंपॉर्टेंट, कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। 4 ऑप्शन में से बच्चों एक ऑप्शन सही होएगा। न्यूयॉर्क सही होगा कि वाशिंगटन सही होगा कि जिनेवा सही होगा कि ऑस्ट्रिया सही होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। बताइए, विश्व व्यापार संगठन कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। जिनेवा, बिल्कुल सही, जिनेवा को बिल्कुल सही लगा लीजिए, ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनेवा लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर अलग अलग होगा, लेकिन राइट आंसर होगा जिनेवा, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। चलिए 6 नंबर अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। राइट ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा गुजरात। गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जरूर मिट्टी में पाई जाती है। जरूर मिट्टी में नहीं होगा, जलोढ़ मिट्टी में होगा। निम्नलिखित में किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ होगा। जलोढ़ कर लो, जलोढ़ मृदा। ठीक है, जरूर नहीं होगा, जलोढ़ मृदा होगी, यानी जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। पोटास पाया जाता है, चूना पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भैया जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहा है। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फास्फोरस, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, इसको बिल्कुल राइट लगा लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो था वो किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 2013, 2012, 2014, 2011। एक इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है और उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए, सभी लोग कमेंट करिए कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2014, यानी ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आरंभ किया गया था। बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका ये। ठीक है, तो यहाँ तक कि जितने भी प्रश्न आप लोगों के थे स्टूडेंट, वो सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी थे, एक एक नंबर के सभी प्रश्न थे। और जिन लोगों ने इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लिया, बोर्ड एग्जाम में वो स्टूडेंट टॉपर बन के वापस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर एक नंबर के सारे प्रश्न हैं। तो 9 नंबर की बात करते हैं कि रबी की फसल को बोने का समय क्या होता है। तो रबी की जो फसल होती है उसको कब बोया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में, कि मार्च अप्रैल में, कि अगस्त सितंबर में, कि जून जुलाई में। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है। तो अक्टूबर और दिसंबर के महीने में ये बोई जाती है। कब बोई जाती है, अक्टूबर के दिसंबर में रबी की फसल। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के गेहूं हो गए। ठीक है, गेहूं हो गए। ठीक है, ये सब रबी की फसलें होती है। तो रबी हो गए, रबी जैसे गेहूं हो गया, आलू हो गया, ये सारी चीज़ें रबी की फसल होती हैं। और रबी की जो फसल होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं। ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यानी कि जो रबी की फसल है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत उद्योग है। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट का सामान। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग है, बताइए इसका राइट ऑप्शन को बताइए कौन आधारभूत उद्योग कौन है। सीमेंट है कि सूती वस्त्र है कि चीनी है कि जूट के सामान। आधारभूत उद्योग सीमेंट इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, आधारभूत उद्योग सीमेंट है आप लोगों का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर, और देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर कोई भी प्रश्न मेरे द्वारा बताया गया गलत निकलता है तो फाइनली उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर हमें बताएंगे कि भैया आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, इसका आंसर ये वाला सही होगा। तो मेरे से गलती हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, किसी भी आंसर का मुझे नहीं पता है सही आंसर, तो आप उसको मुझे कमेंट करके बताएंगे और फिर मैं उसको चेक करूंगा ये वाकई में गलत है या फिर नहीं। अगर गलत होगा तो आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए सारे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो मैं सही बताता चलता हूँ।
ठीक है, फिर भी अगर कोई गलत हो जाता है तो आप उस पर कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। और सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों तक तो शेयर कर दीजिए। बताइए मॉडल पेपर आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। तो संघीय सूची का विषय कौन नहीं है, तो आपको केवल एक ऑप्शन याद रखना है कि जो संघीय सूची का विषय है वो शिक्षा नहीं है। ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी, सभी लोग बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे स्टूडेंट कि 1990 में हुई थी राजतंत्र की समाप्ति नेपाल में, कि 2015 में, 2008 में, कि 2014 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2008। इसका बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। नेपाल में जो राजतंत्र की समाप्ति हुई थी स्टूडेंट वो 2008 में हुई थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन सभी को पता होगा कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर, भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर सबसे कम शिशु मृत्यु दर किन दो राज्यों में होता है। तो सबसे कम जो शिशु मृत्यु यानी जो सबसे कम दो ऐसे राज्यों के नाम बताने जहाँ पर शिशु मृत्यु दर होता है सबसे कम, ठीक है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और सिक्किम और मणिपुर। बताइए दो आपको बताने हैं, ठीक है, कोई दो देश, सॉरी दो राज्य। तो उड़ीसा तो होता है मेरे हिसाब से एक, और आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। हाँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल सही, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, क्योंकि सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर होता है वो उड़ीसा में होता है और मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से, जल्दी से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो किसका संबंध वो लोकतंत्र से नहीं है, तो उसको तो पढ़ करके ही पता चलेगा ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता और बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुसंख्यकों का जो शासन है इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, इसका जो संबंध है वो लोकतंत्र से नहीं है, बाकी सभी का जो संबंध है वो लोकतंत्र से है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का विचार था। ऑप्शन देखते हैं फिर बताएंगे। चलिए तो महात्मा गांधी का क्या विचार था, तो ऑप्शन देखिए दे रखे हैं यहाँ पर कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। एक तो ये इनका ऑप्शन है, धर्म को राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर धर्म की, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है, यानी महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो धर्म है उसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो धर्म है वो राजनीति के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। धर्म और राजनीति से कोई संबंध नहीं है ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, और धर्म और राजनीति अलग अलग है ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, इनमें से कोई ये भी गलत। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी यानी ये आपके बापू जी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आप केवल इन प्रश्नों को, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को सुनते जाइए, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे इस पूरे मॉडल पेपर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगठन था जिसने मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। तो विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, UNDP। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, UNDP ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो अच्छा रहेगा समझने में। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगठन था जिसने मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया था। तो इसका राइट ऑप्शन यही वाला हो जाएगा, यानी जिसको मैंने बताया UNDP इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर, तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य आपको बताने हैं, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, या सिक्किम और मणिपुर। बताइए
इन दो में मतलब इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है और कोई दो ऐसे राज्य हैं जिसमें सबसे कम शिशु मृत्यु दर होता है। और आप कहेंगे कि भैया इस प्रश्न को आपने पहले ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, इस प्रश्न को मैंने ले चुका हूँ। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न मुझे देखा हुआ लग रहा है। और इस प्रश्न को मैंने इसलिए बार बार हो सकता है रख दिया हो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। ये इसका राइट ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन से हैं। उड़ीसा और मध्य प्रदेश सबसे अधिक। एक मिनट, यहाँ सबसे अधिक पूछा गया है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया था, यहाँ पर भी सबसे अधिक पूछा गया था, यानी सबसे अधिक कहाँ पर शिशु मृत्यु दर होते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में करेंसी नोट, जो करेंसी नोट है, ये जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, तो करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिनेवा या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए, सभी लोगों को पता होगा आरबीआई को है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है। सभी को पता होना चाहिए कि जो नोट को जारी करने का जो एकाधिकार है वो आपका आरबीआई के पास में है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। यानी मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 में जारी हुई थी, उस हिसाब से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, बताइए। ये पूछा गया 2018 वाली, तो 130वां स्थान। तो ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन है, 130वां स्थान। ठीक है, चलिए 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिए बड़े ही आसानी से और बड़े ही अच्छे तरीके से, एकदम ऑप्शन के साथ में। कोई भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत है कहीं पर कुछ भी, आप तुरंत कमेंट करो, आपका आंसर तुरंत मिलेगा, उसका रिप्लाई तुरंत मिलेगा, आप बस कमेंट करो। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ से अब मैं आपको बताने वाला हूँ खंड बा। और ये जो खंड बा है ना स्टूडेंट, सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न। 50 नंबर के क्या पूछे जाते हैं, वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने, 4 पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है 4 नंबर का, तो 4 चौकू 16, यानी 16 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2020, 21, 22 और 23 और 24 तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का भंडार यहाँ पर है। तो चलिए बात करते हैं कौन से प्रश्न आपको तैयार करने हैं। चलिए स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक हेडिंग दिख रही है कि भैया निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के साथ, यानी प्रत्येक उत्तर के साथ लगभग 80 शब्दों में आपको उसका जो उत्तर है वो देना है। ठीक है, 80 शब्दों के अंदर आपको, मतलब 80 शब्द होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 80 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना है 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो ये है आपका पहला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का, कर्मों का नहीं, कारणों का उल्लेख कीजिए। इसको तैयार कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अथवा में देखिए 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आते हैं, 2 में से प्रश्न आपको एक करना रहता है। जो प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा आता है वही प्रश्न का आंसर या उत्तर आप लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, याद रहे 80 शब्दों में ही आपको केवल उत्तर लिखना है। इससे थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट एकदम 40 या 60 शब्दों में मत लिख के आना, या फिर 150 शब्दों में नहीं लिख के आना, वरना एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, अच्छा साफ सुथरा एकदम मस्त क्वेश्चन लिख के आना। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाना। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में एक लेख लिखना है, और ये भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार करके जाना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है ये। ठीक है, अब अथवा में मैंने फिर से बताया कि 2 प्रश्न आते हैं, एक करना रहता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है कि संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी हैं, समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न 2023 में और 24 में भी बार बार आया था। ठीक है, तो इस वजह से 25 में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल 2025 में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न को आप जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए ये मैंने बता दिया। तीसरा प्रश्न है कि जातिवाद क्या है, और इसको देखिए, ये भी 4 नंबर में पूछा जाने वाला एक 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जातिवाद क्या है? भारतीय राजनीति पर इसका कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। इस पर कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जातिवाद के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अथवा में प्रश्न आया है कि भारत में लोकतंत्र के लिए आवश्यक 2 घटकों का उल्लेख कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सबसे लास्ट प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रश्न है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की प्रभाव की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण, देखो वैश्वीकरण वाला जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में हर बार बदल बदल के पूछा जाता है, लेकिन है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्वीकरण प्रक्रिया, इसको आप वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी कह सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अथवा में बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। यानी विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए आपको कोई 2 सुझाव देने हैं, ठीक है। चलिए इतने प्रश्न अगर आपको अच्छे से एकदम समझ में आ गए स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो मैं अब आपको प्रश्न बताने वाला हूँ लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको और अच्छे से तैयार कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में आप ही बोर्ड एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों की। चलिए अगला हमारा जो खंड है वो है खंड बा। खंड बा अगला हमारा खंड है और इसमें स्टूडेंट पूछे गए हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मैं ये कहूँगा कि थोड़ी बहुत वीडियो देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ चाहिए ना, तो भाई पूरी वीडियो देखो। पूरी वीडियो देखोगे तो 70 में कुछ नहीं तो मैं ये कहूँगा आसानी से 65 नंबर या 66 नंबर ले आओगे आसानी से, ठीक है। वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा और इतने नंबर लाने के कोई चांस भी नहीं बनेंगे, ठीक है। वही 30-40 नंबर लेकर पे आ पाओगे 70 में केवल। पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कितने शब्दों में देने हैं? तो यहाँ पर 80 लिखा है, फिलहाल आपको 120 शब्दों में इनका उत्तर देना है, ठीक है। 120 शब्दों में इनका उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया कि उपभोक्ता के शोषण के यानी उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए? 2025 के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर अगला नहीं, अथवा में पूछा गया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जरूर तैयार करके जाना। नारीवाद की क्या अभिप्राय है? नारीवाद से क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। जरूर तैयार करके जाइए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं फिर से बोलूँगा आपसे, ज़रूर दोनों तैयार कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से करना हालांकि एक ही है बट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताऊँगा दोनों तैयार कर लो भाई। दोनों बराबर में है एकदम इंपॉर्टेंट की दृष्टि से। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था, नोट कर लीजिए, विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे स्थान ग्रहण किया? यानी विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीकी का क्या योगदान है? तुरंत नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व अर्थव्यवस्था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। अगला अथवा में पूछा गया अगला क्वेश्चन, महामंदी से क्या आशय है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूँगा कि मैं जो प्रश्न लाता हूँ वो पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैं बार बार चिल्ला कर वीडियो में कहता हूँ कि जो प्रश्न बताता हूँ वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं तैयार करोगे तो आपका ही नुकसान है, मैं तो बता दूंगा। दूसरा स्टूडेंट तैयार कर लेगा, आप नहीं तैयार करोगे तो आपका ही नुकसान है भाई, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों से भारत के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। यानी पर्यावरण प्रदूषण पूरा आप लिख डालिए, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। निबंध लिखिए, डालिए या फिर पॉइंट बनाकर लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण सबसे आसान है, लेकिन पूछा जाता है 2025 में भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला अथवा में पूछा गया है कि धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियाँ कौन सी हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों के लिए। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। 6 नंबर में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो मैं ये कहूँगा आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि ये प्रश्न मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अभी 4 नंबर में पूछा गया था वैश्वीकरण, लेकिन यहाँ पर आपको वैश्वीकरण के संभव बनाने वाले कारक बताने हैं, ठीक है। 6 नंबर में पूछा जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका,
ठीक है, कहीं पर भी किसी भी किताब में कहीं से भी इस प्रश्न को तैयार ज़रूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब इसमें अथवा में एक और प्रश्न है, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। चलिए, अथवा में पूछा गया है कि उपभोक्ता के शोषण के किन्हीं 4 कारणों का समीक्षा कीजिए। ये प्रश्न 4 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है, और 6 नंबर में भी पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। फिलहाल तैयार कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता के शोषण आपको बताने हैं, ठीक है, नोट कर ले, सभी लोगों ने नोट कर लिए सभी प्रश्न, जो 6-6 नंबर वाले हैं, जो 4-4 नंबर वाले हैं, ठीक है। 4-4 नंबर वाले 4 प्रश्न आते हैं और 6-6 नंबर वाले 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है। 6-6 नंबर वाले आपके हो जाते हैं यहाँ पर 6 तियाँ 18, ठीक है, और 4-4 नंबर वाले हो जाते हैं 4 चक्कू 16, ठीक है। समझ में आया कि 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेता हूँ एक बार, नहीं 4 प्रश्न आते हैं 6-6 नंबर वाले। इसका मतलब ये है कि 6 चक्कू 24 नंबर के आते हैं आपके 6 नंबर वाले, और 16 नंबर के आते हैं आपके 4 नंबर वाले, ठीक है। चलिए, फिलहाल अब आपको बताने वाले हैं मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और मानचित्र में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कि देखिए कि प्रश्न संख्या 9A 9B मानचित्र से संबंधित हैं। तो 9A सबसे पहले देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए और सही नाम तथा सही अंकन के लिए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इसको पढ़िए, और कौन सी घटना कहाँ पर घटी थी और किस राज्य में घटी थी आपको वो भरना है। अपने जो भी भारत का जो नक्शा आता है उसमें आपको भरना है। सबसे पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, सभी लोगों को याद कर लेना है भाई, मद्रास में हुआ था। अब ये मद्रास कहाँ पर पड़ता है, भारत के नक्शे में कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, वो आपको भरना पड़ेगा। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको मानचित्र के सारे प्रश्न शामिल कराऊंगा, ठीक है, सभी प्रश्न कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको पेपर बताया जा रहा है कि कौन कौन से प्रश्न और कैसे तरीके के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर अगर मैं मैप वगैरह हल कराऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आप देखोगे भी नहीं वीडियो को। सेकंड क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहां पर हुआ, तो खेड़ा में हुआ था। कहां पे, खेड़ा में हुआ था। चलिए अगला, वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। दांडी, दांडी इसका राइट ऑप्शन है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो लखनऊ, ठीक है, सभी लोगों को पता होना चाहिए लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहाँ पे, लखनऊ में। लखनऊ भारत के नक्शे में कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, असलियत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। 5वां नंबर, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन ही स्थगित कर दिया, तो उसको कहते हैं चौरी चौरा। चौरी चौरा, चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन, याद कर लेना, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताए। तुरंत सभी लोग इन प्रश्नों को नोट करेंगे अपने नोट्स में, जो आप नोट्स तैयार कर रहे हो ना पेपर वाली, उसमें इसको तैयार कर लेना। ये प्रश्न विगत वर्षों से पूछे जा रहे हैं, आपको 2025 में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न संख्या 9B, निम्नलिखित भारत के मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर भूगोल पूछी जा रही है, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, वहाँ पर आपकी यहाँ पर यानी इस प्रश्न संख्या में 9A में आपकी इतिहास पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, इतिहास यानी हिस्ट्री पूछी गई थी, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके प्रश्न यानी भूगोल के। तो सबसे पहला भूगोल का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शानी है, वो भी नाम सहित। तो छत्तीसगढ़ की क्या होती है राजधानी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर कहाँ पर है भारत के नक्शे में, वो आपको भरना पड़ेगा, वो भी इस चिन्ह द्वारा, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा जो यहाँ पर आपको चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत, उत्तर भारत है, उत्तर भारत की एक नदी, उसको आपको कुछ इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। वो भी कौन सी नदी को, उत्तर भारत की नदी। तो उत्तर भारत की नदी कौन सी है, तो गंगा है। कौन सी है, गंगा नदी। गंगा नदी आपको दर्शानी कुछ इस तरीके से, वो कहाँ कहाँ से किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, बस इतना आपको दर्शाना है। तीसरा प्रश्न है भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, वो भी इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो एक आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र का सबसे पहले नाम बताइए। तो नाम आप लोगों का है
मेरे हिसाब से क्या है, कलपक्कम है शायद, कलपक्कम ऊर्जा केंद्र। हाँ कलपक्कम, इस तरीके से होगा, कलपक्कम ऊर्जा केंद्र, कलपक्कम ऊर्जा केंद्र, इसको नोट कर लीजिए। कलपक्कम ऊर्जा केंद्र जो है ये भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, आप इसको याद कर लो, ये बहुत आता है, कलपक्कम ऊर्जा केंद्र। अब ये कहाँ पर स्थित है तो ये आपको मैं बताऊंगा जब आपको मैं मैप भरवाऊंगा, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पाटन या फिर जिसको बंदरगाह भी बोलते हैं उसको आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, वो आपका जो बंदरगाह है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, आई नो नाम नहीं याद आ रहा, उससे क्या बोलते हैं। काफ़ी आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, किस राज्य में, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक है, एक उत्तराखंड है। देखो मेरे हिसाब से जो पश्चिम बंगाल का सबसे जो समुद्री पाटन है वो आपका कर्नाटक में पाया जाता है, कर्नाटक में, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है तो वो उत्तराखंड में होती है। कहाँ पे, उत्तराखंड में होती है, क्योंकि उत्तराखंड होता है वो पहाड़ी क्षेत्र होता है और वहीं पर ही कॉफ़ी वगैरह उगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के थे भूगोल के महत्वपूर्ण मानचित्र वाले प्रश्न, और इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिए थे जो इम्पोर्टेंट इतिहास के प्रश्न थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पूरा प्रश्न पत्र, जो पूरा प्रश्न पत्र है यानी क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने आप लोगों को समझाया, और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर अगर आप बोर्ड एग्जाम से पहले तैयार करके चले जाते हो तो बेफिक्र होकर आप पेपर देने जाओगे और आसानी से स्टूडेंट 70 में आप लोग कम से कम 65-66 नंबर लेकर के आओगे। इस बात की गारंटी है जो स्टूडेंट इस पूरी वीडियो को देखता है, इस तरीके के मॉडल पेपर को तैयार करता है, वो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट आसानी से 95+ मार्क्स ला सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।